हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल तनु क्लासेस .com में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, उसी का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पूरा थ्योरी को कवर किया, लाइन बाय लाइन पूरा थ्योरी को पढ़ा। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। दोस्तों उसको पहले जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर चैनल पे जाके, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो को देखेंगे तभी आपसे ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपसे तभी बनेगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको फिर यहाँ पर रटना पड़ेगा। ठीक है, आपको रटना नहीं है, पहले उस वीडियो को देखना है, तब उसके बाद समझ समझ के ये करना है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपको उसको नोट करना है और आपको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जब एग्जाम देने जाए तो आप तुरंत रिवीजन करके चले जाएं। और दोस्तों अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, जाकर सर्च करना तनु क्लासेस, या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा टेलीग्राम को, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वॉर एरा। उसी का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद शीत युद्ध शुरुआत हो चुका था। और कब से कब तक दोस्तों? 1945 से लेकर के 1990 तक। जो थ्योरी को पढ़ेंगे उसको पूरा मालूम होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन किए हैं उन दोनों वीडियो में, उसको देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी अगर आप कर चुके हैं तो आप यहाँ पर टेस्ट के जैसा दे सकते हैं, जिसको भी आंसर आता है तुरंत आप लोग आंसर को कमेंट करें तुरंत, ताकि इससे पता चलेगा दोस्तों आप कितना पानी में है। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो दोस्तों 45 से 90 तक चला था, तो इसलिए 45 से माना जाता है। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर ए होगा 1945 के बाद से। तो शीत युद्ध की शुरुआत 1945 के बाद से माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो काफी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था थ्योरी में कि दो ही गुट था। आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा कि कौन से दो गुट हैं, तो दोस्तों ऑप्शन में देगा अमेरिका और रूस, तो अमेरिका रूस लगाना है। वहीं पे अगर देगा अमेरिका सोवियत संघ के बीच, तो दोस्तों अमेरिका सोवियत संघ के बीच लगाना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? अमेरिका सोवियत संघ के बीच। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में कभी कभी आपको दे देता है यूएसए और यूएसएसआर। तो यूएसए मतलब होता है अमेरिका और यूएसएसआर मतलब होता है सोवियत संघ यानी कि रूस। तो ऑप्शन में तीनों तरीके से हो सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन तीनों एक बार में नहीं होगा, कोई एक ही होगा। तो यहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के परमाणु के कारण थे? यानी कि दोस्तों आपको पूछ रहा है शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, शीत युद्ध जो हुआ था आखिर क्यों हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया हुआ वो है अमेरिका एवं सोवियत संघ के ही बीच सैद्धांतिक मतभेद, या फिर विजित प्रदेशों पर अधिपत्य संबंधी विवाद, या फिर युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शीत युद्ध के परमाणु के यानी कि परमाणु कारण जो है यही है, मेनली 3 कारण, प्रमुख कारण जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? साम्यवादी शासन कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, साम्यवादी शासन किसने लाया? तो दोस्तों ये जो है सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ जो है साम्यवादी शासन को लाया था। साम्यवादी शासन मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये देश है, भारत देश है, तो भारत देश में जितना भी चीज हो रहा है, अगर आप दुकान भी कर रहे हैं तो वो सरकार के कंट्रोल में हो, इसी को हम लोग समाजवादी साम्यवादी शासन कहते हैं। यही जो है अमेरिका नहीं चाहता था, एक ये भी रीजन है युद्ध होने का। ठीक है, अमेरिका चाहता था पूंजीवादी, अमेरिका क्या चाहता था? पूंजीवादी की पूंजीवादी हो। पूंजीवादी मतलब होता है कि सब सरकार पर पूरा कंट्रोल नहीं होगा, हम लोग अपने से जो मन चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन रूस जो चाहता था वो है साम्यवादी शासन, ताकि सरकार पूरा कंट्रोल कर सके, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। यही एक बहुत बड़ा रीजन था युद्ध होने का, जिसको शीत युद्ध यानी कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण है कि ये भी माना जाता है। ठीक है, तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 10th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे, 1917 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 1917 को। तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये अमेरिका नहीं चाहता था सोवियत संघ, वो क्या चाहता था? पूंजीवादी। वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है दोस्तों, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के साथ कभी कभी 2-3 क्वेश्चन बता देंगे, ताकि कभी भी ऑब्जेक्टिव थोड़ा घुमा के पूछे तो आप अच्छे से आंसर दे सकेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, राजनीति शास्त्र में। दोस्तों 5th क्वेश्चन है, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति में आप लोग पढ़े होंगे। तो सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो रूस की सेना को या फिर सोवियत संघ की सेना को हम लोग लाल सेना कहते हैं, उसी को कहा जाता है, ठीक है, सोवियत संघ की सेना को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन और आपको आता भी होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था। आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का जो प्रयोग है, यानी कि परमाणु बम का जो प्रयोग है, वो कब किया गया था। दोस्तों अणुबम लिखा हुआ रहेगा या परमाणु बम लिखा हुआ रहेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा रीजन है शीत युद्ध खत्म होने का, एक बहुत बड़ा रीजन ये द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण था जापान पर हमला। अमेरिका जब जापान पर हमला किया था, वैसे किया था तो वो अपने आप को बढ़ाने के लिए कि हमको सब कोई राजा समझे, तो वो अमेरिका उस पर युद्ध किया था। उस पर युद्ध इसलिए किया था और अमेरिका बाद में क्या कहा कि हम युद्ध इस पर इसलिए किए ताकि द्वितीय विश्व युद्ध जो जल्दी से जल्द खत्म हो जाए और सभी देश अपना सही स्थिति पर आ जाए, ठीक है। तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1945 ईस्वी को। इसलिए दोस्तों अणुबम यानी कि परमाणु बम गिराने के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध तुरंत खत्म हो चुका था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 ईस्वी को। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग 1945 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मार्शल योजना जो है वो कब शुरू हुई थी। ऑप्शन है आपका 1945, 1946, 47, 48। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1948, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो मार्शल योजना जो है 1948 ईस्वी को शुरू हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी, बताइए। सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग ध्यान से देखिए। तो दोस्तों कब की गई थी नाकेबंदी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1948 ईस्वी को, ठीक है, 1948 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो भी 1948, मार्शल योजना भी शुरू किया गया था 1948 ईस्वी को, और सोवियत संघ में बर्लिन की नाकेबंदी भी की गई थी 1948 ईस्वी को, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में अक्सर खान सर बात करते रहते हैं, मैं थ्योरी वाला वीडियो में भी आपको पढ़ाया था थ्योरी में कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है अमेरिका ने नाटो की स्थापना किया था, इस पर शुरू में जो है टोटल 12 देश साथ हुए थे, ठीक है। तो बताइए नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1949 ईस्वी को, अप्रैल के महीने में 1949 ईस्वी को। ऑप्शन में कभी कभी देगा 4 अप्रैल 1949 या फिर सिर्फ दे देगा 1949 या फिर दे देगा अप्रैल 1949। तो तीनों का आंसर राइट आंसर 1949 ही होगा, ठीक है। तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। NATO नाटो अभी ये बहुत बड़ा बन चुका है, इसमें टोटल 28 देश आ चुका है। शुरू में 12 देश था, अभी तुर्की ये सब भी देश भाग ले चुका है नाटो में। NATO नाटो की स्थापना उसी समय हुई थी 1949 में। अब देखिए और नाटो का मेन मकसद क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाटो का जो मेन मकसद था वो ये था कि उस शुरू में 12 देश था, ठीक है। तो वो नाटो जो संधि किया गया था, इत्तेहाद किया गया था, तो उसका मेन मकसद ये था कि कोई भी अगर इन 12 देशों में हमला करेगा किसी एक देश पर भी, तो ये 12 देश समझेगा कि हम पर हमला किया और ये 12 देश मिल करके फिर दोबारा उस पर हमला करेगा, ठीक है, जो उस पर हमला किया था। यही इसका इत्तेहाद यानी कि संधि का एक बड़ा नाटो का स्थापना हुई थी इसी उद्देश्य को लेकर। यहाँ पूछा भी है नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सॉरी ये मुख्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर पूछ रहा शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, या फिर अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, या फिर पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, या फिर दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो पश्चिम यूरोप यानी कि सोवियत संघ से जो युद्ध हो रहा था अमेरिका पर, तो वो लोग यही सोच रहा था कि उस विस्तार को रोकेंगे, कोई भी युद्ध करेगा हम लोग उस पर हमला करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप लोग अगर जो रेगुलर होंगे उसको मालूम होगा, यहाँ पर दोस्तों पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग के साथ, उसके बाद फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। बिल्कुल पूरी तरीके से दोस्तों बोर्ड की तैयारी यहाँ पर होगी और सभी सब्जेक्ट का। पहले हम लोग ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद अभी पॉलिटिकल का कर रहे हैं, फिर आने वाला समय में दोस्तों हिस्ट्री का करेंगे। एक एक चैप्टर करके सभी का कंप्लीट कर रहे हैं, फिर एक एक चैप्टर करके करेंगे, ठीक है। रोज 2 वीडियो आएगी। इससे आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर संपूर्ण तैयारी होगा आपका, संपूर्ण तैयारी, पूरा तैयारी। आपको ये चैनल छोड़ के आपको कहीं भी यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना तैयारी कराऊंगा, ठीक है।
टेस्ट टूस्ट जितना भी चीज ऑफलाइन में होता है सारा चीज दोस्तों यहाँ पर होगा। बस आप थोड़ा सा विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 10-15 दिन लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, तभी आपको मालूम चलेगा कितना इंपॉर्टेंट कितना चीज करा रहे हैं और जितना क्वेश्चन कराए आपको लग गया होगा कि कितना अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, आपको क्वेश्चन कैसे याद करना है, कैसे आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को या फिर कोई भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में, टेलीग्राम में दोस्तों जहां भी मिले, ताकि जल्द से जल्द हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा दोस्तों। 1000 सब्सक्राइब पूरते पूरते हम लोग जो है लाइव आना शुरू कर देंगे और आपको मालूम ही है लाइव में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, लाइव जब हम लोग आएंगे दोस्तों तो लाइव में पढ़ने में जो है बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए आप लोग प्लीज आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग तुरंत जो है वीडियो को शेयर कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया नाटो की जब स्थापना हुआ था उस समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 20। शुरू में 12 देश था लेकिन बाद में जो है 20 हो चुका था। ठीक है, तो हम लोगों को माना जाता है कि 20 देश, सॉरी दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जब एक संधि हुई थी वर्षा संधि, कौन सा संधि? वर्षा संधि, और एक हुआ था आपका नाटो। वर्षा संधि जो हुआ था वो हुआ था 1955 में, 1955 में, हाँ 1955 में, और नाटो जो हुआ था वो हुआ था 1949 में। ठीक है, तो नाटो में जो है टोटल 20 देश था शुरू में, वहीं पे वर्षा संधि में जो है इसमें एक हुआ था गुट निरपेक्ष, एक क्या हुआ था गुट निरपेक्ष, ये कौन किया था? भारत इसका अगुवाई था, भारत ईरान ये सब चीज गुट निरपेक्ष। पॉलिटिकल साइंस में ये सारा चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक था गुट निरपेक्ष, एक था नाटो, एक था वर्षा संधि। गुट निरपेक्ष में जो है टोटल शुरू में 12 देश था, वहीं पे नाटो में जो है टोटल 20 देश था। ठीक है, तो सॉरी नाटो के जो स्थापना के समय 20 देशों ने भाग लिया था, हस्ताक्षर किया था उस समय, यानी कि वो देश मिल चुके थे, एक नाटो संधि बनाया था 20 देश, अभी 28 देश है, शायद फिर बाद में बढ़ जाए या फिर जब ये वीडियो देख रहे हैं तभी बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बताइए, चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? 1975 में, 71 में, 68 में या फिर 89 में? तो चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1971 ईस्वी को, 1971 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी। चीन जो है 1971 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुई थी? 1971 में, 72 में, 73 या फिर 74 में? तो अमेरिका में जो एक कांड हुआ था, वाटर गेट कांड के नाम से जाना जाता है, एक घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1974, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो अमेरिका में 1974 ईस्वी में वाटर गेट कांड की घटना यानी कि इंसिडेंट हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बताइए तो, कमेंट कीजिए तुरंत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1973 को, 80 को, 85 को या 91 को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1985 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि शीत युद्ध जो खत्म हुआ था तो उसमें से एक रीजन ये भी था क्यूबा मिसाइल संकट, और कभी कभी आपको पूछ भी देखा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो जो पढ़े होंगे उसको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो है कि उस समय, क्योंकि क्यूबा द्वीप है, क्यूबा नामक एक द्वीप है जो कि अमेरिका का बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अमेरिका से सटा हुआ तो है लेकिन इसका संबंध जो है ज्यादा रूस से सही था, रूस देश से ज्यादा इसका संबंध था। ठीक है, इसका संबंध यानी कि क्यूबा का जो संबंध है वो रूस से ज्यादा अच्छा था, और रूस जो है उसको वित्तीय प्रधान स्थिति ये करता था, मतलब कि उसको देता था। ठीक है, उसको कोई भी आर्थिक सुरक्षा हो, कोई भी वित्तीय प्रधान हो, वित्तीय सुरक्षा हो, वो जो है रूस उसको देता था। किसको देता था? क्यूबा को। लेकिन क्यूबा सटा हुआ किसके साथ था? अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इसका मेल अच्छा नहीं था, लेकिन सटा हुआ अमेरिका के साथ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रूस जो है अपना मिलिट्री वगैरह यहाँ पर भेजा था अमेरिका पर युद्ध करने के लिए, एक बहुत बड़ा चाल चलने वाला था और अमेरिका इससे पूरा घिराव में आ चुका था। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट भी कहते हैं इस घटना को। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार और पूछ भी सकता है, इसलिए आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कौन थे? जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव या फिर निकोले या फिर बुल्गारिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन में आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर जो है वो है निकिता खुश्चेव, यानी कि ऑप्शन बी निकिता खुश्चेव। तो क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ था उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो है वो निकिता खुश्चेव थे और इसी के कहने पर सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अब बताइए मार्शल योजना जो है वो तो 1948 को शुरू हो गया, आपको याद हो गया 1948 को, लेकिन इसका
मार्शल योजना आखिर था क्या, बताइए तो। क्या यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण करना यही मार्शल योजना था, या फिर क्या सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध ये मार्शल योजना था, या फिर अमेरिका में आतंकवादियों के समाप्ति के लिए योजना ये था, या फिर साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना ये था। तो दोस्तों 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा मार्शल योजना के बारे में कि वो 1948 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है मार्शल योजना आखिर था क्या, क्योंकि वो 1948 ईस्वी में तो शुरू हुआ था। सबसे पहले देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो 1948 ईस्वी में शुरू तो हुआ था मार्शल योजना, लेकिन वो था क्या। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, यानी कि यूरोप का जो भी देश था वो पुनर्निर्माण के लिए, दोबारा बनाने के लिए, दोबारा सही स्थिति में आने के लिए अमेरिका सहायता करेगा, उसी को मार्शल योजना के तहत आता था। तो यही जो है मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है नाटो से संबंधित, नाटो कभी कभी आपका इस तरह भी लिखा हुआ है या फिर कभी कभी इस तरह। ठीक है, तो नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है आपको पूछ रहा है। देखिए, उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन या फिर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो अटलांटिक तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगी, हो गया। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन, उत्तर अमेरिका आतंक निरोधक संगठन। ठीक है, ये भी जो है आपका गलत हो गया। अब राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संधि संगठन। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर पूछ रहा सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अटलांटिक संधि संगठन यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3-4 तरफ का, यानी कि एक महाद्वीप को छोड़ के, पूर्वी शायद महाद्वीप को छोड़ के तीनों महाद्वीप जो है इसके साथ संधि बनाया गया था, इसलिए इसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। अमेरिकी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उत्तर अमेरिकी मतलब अमेरिका का साइड हो जाता है, उत्तरी अमेरिका आतंक मतलब भी उत्तरी अमेरिका हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी, बताइए। किस देश का प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ था, रूसी संघ से या चीन, फ्रांस, अमेरिका से। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका से। अमेरिका से जो है एक ध्रुवीयता कायम हो गया था, यानी कि एक ध्रुवीयता मतलब क्या, देश दुनिया जो है 2 ध्रुवों में बट गया था, तो एक ध्रुवता कायम हो गया था अमेरिका की वजह से। तो किस देश के प्रभुत्व से, अमेरिका देश के प्रभुत्व से। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आप बताइए। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जब हुआ था तो उससे संबंधित निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है आपका अंतरराष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, या फिर आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, यानी कि युद्ध होने से बचाना, या फिर राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन यानी कि स्थापना ही इसलिए किया गया है ताकि देश में कोई युद्ध ना हो, देश सही से चले, पूरा मतलब दुनिया में युद्ध ना हो, तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, देश सही से चले। तो इन्हीं चीजों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। वैसे बहुत सारा कारण है इसका स्थापना होने के पीछे, लेकिन ये मेजर कारण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए तो। हेलसिंकी भावना, ध्यान से देखिए, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्न में से किससे है, परमाणु सुरक्षा से, तनाव शैथिल्य से, या फिर यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कुछ जल्दी जल्दी में उपर्युक्त सभी लगा देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो कभी कभी क्वेश्चन इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। तो हेलसिंकी भावना का जो संबंध है वो यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेलसिंकी भावना का संबंध यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण का परिणाम था, बताइए। गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवराज का परिणाम था, ऑस्ट्रेलियाई महादेश, एशियाई महादेश, अमेरिकी महादेश, यूरोपीय महादेश। तो दोस्तों 21 का, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गुट निरपेक्षता का जो निर्माण है उसमें भारत अगुवाई था, ईरान अगुवाई था, इंडोनेशिया अगुवाई था। ये सब किस देश में है, एशिया में है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया में। तो गुट निरपेक्षता का जो निर्माण हुआ, गुट निरपेक्ष मतलब क्या होता है कि उस देश में, यानी कि जैसे मान लेते हैं 2 देश के बीच युद्ध हो रहा है,
ठीक है, एक अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था और एक आपका सोवियत संघ के बीच, इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा। अब बहुत सारे देश क्या करेगा, कोई तो इसके तरफ जाएगा या फिर कोई इसके तरफ आएगा, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी देश होगा जो ना इसके तरफ जाएगा ना इसके तरफ जाएगा, वो एक अलग गुट बना लेगा। उस गुट का ही नाम कहते हैं गुट निरपेक्षता, यानी कि कोई देश का युद्ध में ना जाकर के उस युद्ध का सही या गलत को बताना और शांति कायम करना, गुट निरपेक्षता का मतलब ये सब होता है। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका एशियाई महादेश, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आ गई? बताइए, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आ गई? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। जी हाँ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी था, जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर कहाँ के थे? तो दोस्तों ये ईरान के थे। और मार्शल जोसेफ ब्रास टीटो, ये जो है आपके एक देश का नाम है, थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, ठीक है, अस्ट्रोटिडा या कुछ ऐसे नाम है, आप लोग जिसको भी आता है तुरंत कमेंट करेंगे। तो ये तीनों आदमी जो है बिल्कुल साथ थे, ठीक है, तो इसी यही लोग का प्रयास था जिससे कि गुट निरपेक्षता का निर्माण हुआ था और दुनिया में शांति कायम हुई थी। इन लोगों का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेहरू, नासिर एवं टीटो, जैसे कि मैंने आपको बताया नेहरू, नासिर, टीटो, यहाँ पर जमाल अब्दुल नासिर फुल नेम है, जवाहरलाल नेहरू फुल नेम है, और यहाँ पर मार्शल जोसेफ ब्रास टीटो फुल नेम है, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा नाम को लिया गया है। तो नेहरू कभी भी पूछ दे तो जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों पर निम्नलिखित में से कौन सही था? तो राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, या फिर सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, या फिर सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना, या फिर उपर्युक्त सही सभी। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर जो है वो डी ही होगा, क्योंकि एक स्वतंत्र नीति पर चलना ये भी सही है, उसके बाद उपनिवेशवाद का विरोध करना, यानी कि जो भी उपनिवेशवाद कर रहे हैं, युद्ध कर रहा है और भी कुछ कर रहा है, हंगामा कर रहा है, उसका विरोध करना ये भी सही है, और एक सैनिक गुट से, यानी कि सैनिक गुट जो मिलिट्री फोर्स था उन लोगों से अलग रहना। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही गुट निरपेक्षता का मतलब कि एक आधार था। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ दे 5 नंबर का, तो इसको भी लिख देना है, इसको भी लिख देना है और इसको भी लिख देना है, तीनों को लिख देना, 100% 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर में आ जाएगा। मतलब अगर 5 नंबर का पूछ ले तो, और दूसरे बोर्ड से है तो उसको अति लघु क्वेश्चन में ये पूछेगा। ठीक है, देखिए गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? बताइए तो, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख कारण में से कौन सा? शीत युद्ध है, सैनिक युद्ध से अलग रहना है, या फिर राष्ट्रों का अस्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 24 का भी जो राइट आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी होगा। मेजर क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उपर्युक्त सभी हमेशा सही होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि उपर्युक्त सभी भी गलत हो जाता है। जैसे कि इसी चैप्टर में 3 जगह आया, 3-4 जगह आया, लेकिन 4 जगह में से 3 जगह उपर्युक्त सभी सही हुआ, लेकिन एक जगह गलत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना होगा, ऑप्शन को कम से कम ध्यान से समझना होगा, तभी उपर्युक्त सभी लगाएंगे या फिर कुछ लगाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन था? शीत युद्ध था, सैनिक युद्ध से अलग रहना था, हाँ शीत युद्ध भी था, ये भी बहुत बड़ा कारण था गुट निरपेक्षता का निर्माण होने का। सैनिक युद्ध से अलग रहना ये भी था कि उससे हम लोग अलग रहेंगे तो क्या करेंगे, तो शांति कायम करने के लिए वो निर्माण किया। राष्ट्र को स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, यानी कि जो भी देश उस देश के, यानी कि अमेरिका के अंडर आता था या फिर सोवियत संघ के अंडर आता था, क्योंकि वो दोनों देश महाशक्तिशाली थे, तो उस देश के बीच जो भी आएगा तो वो थोड़ा सा कमजोर होगा और बहुत सारा चीज का मांग भी करता था महाशक्ति छोटे देशों से। ठीक है, तो उससे अलग रखना था, तो इसलिए गुट निरपेक्ष का निर्माण हुआ। और इसका बहुत ज्यादा जवाहरलाल नेहरू, ईरान, और उसके बाद आपका एक देश इंडोनेशिया, और 1-2 देश था, एक देश का नाम घाना था शायद, घाना। ठीक है, घाना मतलब क्या होता है? लड़ाकू राजा। घाना मतलब कि ये भी देश था उसका निर्माण में। घाना मतलब लड़ाकू राजा, घाना। ठीक है, इसका मतलब लड़ाकू राजा होता है। एक ये भी था, इसका भी बहुत बड़ा भूमिका रहा था गुट निरपेक्ष का निर्माण में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था? बताइए तो, 1970 तक किसको नहीं बनने दिया था? सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तरी कोरिया को, या फिर हंगरी को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग जानते हैं क्या होगा, साम्यवादी चीन को। ठीक है, साम्यवादी चीन को, क्योंकि वो साम्यवादी था। साम्यवादी और चीन को जो है मतलब कि अमेरिका जो है 1970 तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने नहीं दिया था। और हम लोगों ने शुरू में पढ़ा भी कि चीन जो है 1970 के बाद इसका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, साम्यवादी चीन को। ठीक है, चीन भी और साम्यवादी उसी में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितना क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन रह गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, या फिर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना। सबसे पहले तो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, या फिर 1989 में जो पूर्वी जर्मनी की जनता जो है वो बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था, तो क्या एक ये था? या फिर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, क्या ये था? या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा, मतलब बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। तो ये जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, बर्लिन दीवार का खड़ा हो जाना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, बताइए तो। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था? 1914 से 1919 तक, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक, तो ये फर्स्ट विश्व युद्ध चला था 1914 से 1919 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो राइट आंसर 1945 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो 1939 से लेकर के 1945 तक आपको ये आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन लगभग हर जगह पूछता है, 12 क्लास में हो, 10 क्लास में हो, या फिर कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सोवियत संघ जो है वो नेतानी के इसके थे, मतलब कि सोवियत संघ का राजा था। हम लोग नेतानी शुरू में उसका टाइटल पढ़ता है, लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये जब संकट हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन था? जॉन एफ कैनेडी, या फिर बेस जॉनसन, ट्रेमैन, या फिर जिमी कॉर्टर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, JOHN भी रहेगा, एफ उसके बाद कैनेडी, CANEDY या फिर CANADY। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन एफ कैनेडी। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, और हम लोगों ने देखा अभी इन सभी क्वेश्चन को, 28 क्वेश्चन को। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, वीडियो को छोड़ के देखें, तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, पहले थ्योरी को पढ़िए, पूरा थ्योरी जितना मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना, ताकि इससे आपका लगभग ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा 70%। का 30% जो नहीं होगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव इसलिए देखिए ताकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ कभी कभी 3-4 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। करवाए तो 28 क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है आपको मैं 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी कभी 2-3 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश को सेना का था? सोवियत संघ। अब यहाँ पर कभी कभी रूस दे देगा, तो ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। बस आप प्लीज, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। व्हाट्सएप ग्रुप 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पुराइए। जितना जल्दी 1000 पुरेगा उतना जल्दी हम लोग लाइव आएंगे, और लाइव आएंगे पढ़ेंगे, जो डाउट होगा लाइव क्लियर करेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा मजा आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, जितना भी चैप्टर आपका छुटा हुआ चैनल पे जाके देखिए। फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।